नमस्कार। हमने पिछले व्याख्यान में जनरीतियों को पढ़ा था कि किस तरह से वह हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। आज हम देखेंगे लोकाचार रूढ़ियाँ। सामान्यतः रूढ़ी शब्द का प्रयोग दक्यानुसी, पिछड़े एवं बिगड़े हुए प्रथागत व्यवहारों के लिए किया जाता है, जबकि मूरस का अर्थ है ऐसे व्यवहार जिसमें समूह कल्याण की भावना होती है। इसलिए हम मूरस के लिए रूढ़ियाँ शब्द के स्थान पर लोकाचार शब्द का ही प्रयोग करेंगे। लोकाचार को स्पष्ट करते हुए समनर लिखते हैं, लोकाचार से मेरा तात्पर्य ऐसी लोकप्रिय रीतियों और परंपराओं से है जिनमें जनता के इस निर्णय का समावेश हो चुका है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक हैं और वे व्यक्ति पर यह दबाव डालती हैं कि वह अपना व्यवहार उनके अनुकूल रखे, यद्यपि कोई सत्ता उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती। लोकाचार मानव व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जिन्हें समूह कल्याणकारी समझता है तथा उल्लंघन करने पर समाज का अपमान समझा जाता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, जिन्हें बिना किसी विचार अथवा तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार लोकाचार वे सामाजिक व्यवहार हैं जिनकी समूह द्वारा अपेक्षा की जाती है और जो नैतिकता की भावना पर आधारित होते हैं। लोकाचार में समूह कल्याण की भावना निहित होती है, इसलिए उन्हें अधिक दृढ़तापूर्वक स्वीकृति प्रदान की जाती है। समूह द्वारा किसी लोकाचार की भावना के उल्लंघन को बहुत गंभीर समझा जाता है। लोकाचार का संबंध समूह की आधारभूत आवश्यकताओं से होता है। ये सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक साधन है और आगे चलकर जनरीतियाँ ही लोकाचार में परिवर्तित हो जाती हैं। इस तरह से हमने देखा कि रूढ़ियाँ किस तरह से बनती हैं और रूढ़ी शब्द दक्यानुसी या पिछड़े शब्द के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी चली आ रही हैं। अब उन्हीं के अनुसार हमें व्यवहार करना होता है, उन्हें स्वीकार करना होता है, इसलिए इन्हें दक्यानुसी भी माना जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रथा। प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हों। प्रथा में भी समूह कल्याण के भाव निहित होते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रथा एवं लोकाचार का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। जब जनरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती हैं। प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती हैं और ये कार्य करने के परंपरागत तरीके पर ही जोर देती हैं। डेविस लिखते हैं, प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आया है, अथवा प्रथाएं वे व्यवहार हैं जिनका पालन केवल इसलिए किया जाता है कि बीते हुए समय में उनका पालन किया गया था। इस प्रकार ये लोकाचारों की अपेक्षा लोक रीतियों के अधिक निकट है, लेकिन ये दोनों के परंपरागत, स्वचालित तथा सामूहिक चरित्र को स्पष्ट करती हैं। प्रथाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनमें तर्क होना आवश्यक नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि प्रथा जो है हमारे सभी के लिए संस्कृति के अनुरूप हमें स्वीकार होती है। प्रथा में समूह कल्याण की भावनाएं निहित होती हैं और इसलिए हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रथाओं का निर्वाह करे, प्रथाओं का पालन करे और हम अपने जो जीवन में हमारे स्वतः धीरे धीरे इस तरह से स्वीकार हो जाती है कि हम बहुत अधिक जागरूक न रहते हुए भी इनका पालन करते हैं। फिर नेक्स्ट है परंपरा। मानव को अपने जीवन काल में दो प्रकार की विरासत मिलती है। एक प्राणी शास्त्रीय होती है जो कि उसकी शारीरिक रचना व लक्षण प्रदान करती है। ये माता पिता के जीन्स के द्वारा हमें मिलती हैं। इसे हम वंशानुक्रम भी, हेरिडिटी भी कहते हैं। दूसरी समाज द्वारा प्रदत्त सामाजिक विरासत है। व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए अनेक भौतिक और अभौतिक वस्तुओं की जरूरत होती है जो समाज ही उसे प्रदान करता है। घड़ी, पेन, रेडियो, टेलीविज़न, पंखा, वस्त्र आदि हजारों प्रकार की वस्तुएं भौतिक विरासत है। धर्म, विचार, दर्शन, प्रथाएं, नियम, रीति रिवाज आदि अभौतिक सामाजिक विरासत है। सामाजिक विरासत का भौतिक पक्ष ही परंपरा कहलाता है।
परंपरा को परिभाषित करते हुए गिन्सबर्ग कहते हैं कि परंपरा का अर्थ उन संपूर्ण विचारों, आदतों और प्रथाओं के प्रयोग से है जो एक समूह की विशेषता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। और रॉस के अनुसार परंपरा का अर्थ है चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण। इसकी विशेषताएं, ये एक लंबे समय की देन होती है और निरंतरता होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। इनका पालन हम अचेतन रूप से करते हैं और बिना विचारे किया जाता है। परंपराओं में परिवर्तन धीमी गति से होता है। हस्तांतरण लिखित व मौलिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। परंपरा में कठोरता पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नैतिकता तथा धर्म। नैतिकता शब्द कर्तव्य की आंतरिक भावना पर बल देता है, अर्थात इसका संबंध सद और असद, उचित और अनुचित है। आचार संबंधी नियमों का पालन चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता से संबंधित है। नैतिकता का पालन व्यक्ति इसलिए नहीं करता कि उसके पूर्वज भी प्राचीन काल से ऐसा करते रहे हैं या उसके आसपास के लोग भी उनका पालन कर रहे हैं, वरन पर इसलिए करता है कि इसके पीछे न्याय, पवित्रता और सच्चाई के भाव थे। इसका संबंध व्यक्ति के स्वयं के अच्छे और बुरे महसूस करने पर निर्भर करता है। प्रथा की अपेक्षा आत्मचेतना से ये अधिक प्रेरित होती है, लोकाचारों से अधिक निकट है क्योंकि उनमें भी उचित अनुचित के भाव हैं। इनमें तार्किकता पाई जाती है। धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से है। अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म को जन्म देता है और नैतिकता का संबंध धर्म से भी है। प्रत्येक धर्म में नैतिक नियम देखने को मिलते हैं और हम नैतिक नियमों का पालन धार्मिक भय के कारण भी करते हैं। धर्म में स्वर्ग एवं नरक की कल्पना की गई है। इनके भय से भी व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है और सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। नैतिकता और धर्म में कुछ अंतर हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात यह होती है कि नैतिकता की स्वीकृति समाज द्वारा प्राप्त होती है। दूसरी ओर धर्म को अलौकिक शक्ति एवं ईश्वरीय स्वीकृति प्राप्त होती है। धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है, आस्था और विश्वास है, जबकि नैतिकता में तर्क और विवेक पर आधारित है। नैतिकता में समय व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, किंतु धर्म साधारणतः अपरिवर्तनीय है। नैतिक नियमों का पालन करने पर उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है, लेकिन धर्म दिलाता है कि अगले जन्म में मिलेगा। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के आचरण से है और धर्म का संबंध सामाजिक व्यवहार से। धार्मिक नियम अधिक पुराने होने पर रूढ़िवादी हो जाते हैं, समय के साथ परिवर्तित होने की क्षमता खो देते हैं और हमारी प्रगति में बाधक होते हैं। किंतु नैतिक नियमों में परिवर्तन की क्षमता होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं आती और ये व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध कराते रहते हैं। नैतिकता आंतरिक पक्ष है, व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है, और धर्म की अभिव्यक्ति बाएं व्यवहार अर्थात कर्म कांडों, रीति रिवाजों आदि के द्वारा की जाती है। इस तरह से नैतिकता और धर्म देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ मौलिक अंतर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कानून। सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली है। कानून वे नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है और इसे दो भागों में बांटा गया है, प्रथागत और वैधानिक। प्रथागत कानून उन समाजों में पाए जाते हैं जिनमें सामाजिक नियमों का पालन करवाने के लिए विशिष्ट संगठन नहीं होते, जहाँ न तो आधुनिक समाजों की तरह विधान निर्माती सभा होती है और न ही कानून, न्यायाधीश, पुलिस, जेल एवं गुप्तचर संस्था। किंतु ऐसे समाजों में प्रचलित नियमों की प्रकृति कानूनों की तरह ही होती है। वहाँ पर भी न्याय के लिए एक परिषद होती है जो वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनती है, गवाही लेती है और दोषी व्यक्ति को दंड देती है, हट जाने के रूप में या शारीरिक दंड के रूप में। इस प्रकार नियमों को प्रथागत कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि वे समुदाय की अमर परंपरा के अंग होते हैं और सांस्कृतिक विरासत के भाग होते हैं। इनमें हम जनरीतियाँ एवं पूर्णतः विकसित कानून के बीच की अवस्था को भी कह सकते हैं। फिर है वैधानिक कानून। जब लोकाचारों के प्रवर्तन के लिए किसी विशेष संगठन का जन्म होता है
तब हम उसे विधि कहते हैं। ये कानून लिखित एवं पूर्णतः परिभाषित होते हैं। मैकावर कहते हैं, कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्यों के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, न्यायालयों द्वारा इनकी विवेचना होती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार इन्हें लागू किया जाता है। रॉस के अनुसार कानून मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले औपचारिक विशिष्ट नियमों का वह स्वरूप है जो उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो राज्य में राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है और उन्हीं सत्ताधिकारियों द्वारा कानून लागू किए जाते हैं। स्पष्ट है कि कानून वे नियम हैं जिन्हें बनाने, लागू करने एवं उनका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति समाज के लिए संगठित समूह में होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। संस्थाएं। समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था और संस्था का अर्थ बताते हुए समनर लिखते हैं, संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में संस्था शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग किया और समाज में निश्चित एवं सुस्थापित कार्य प्रणालियों की संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। डेविस लिखते हैं, संस्था को परस्पर संबंधित लोक रीतियों, लोकाचारों तथा वैधानिक नियमों की समग्रता कहकर परिभाषित किया जा सकता है जो एक अथवा अधिक कार्यों के लिए बनाई गई हो। फिर है परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी एवं शिष्टाचार विशिष्ट प्रकार की लोकरीतियाँ हैं। इनका कोई गूढ़ अर्थ नहीं होता। यह हमारे सामाजिक संबंधों में सरलता उत्पन्न करती हैं। परिपाटी किसी भी कार्य को करने का एक परंपरागत तरीका है। शिष्टाचार का तात्पर्य किसी कार्य को करने के उचित ढंग से है। समाज में व्यवहार करने के कई तरीके हो सकते हैं। जो हम अच्छा तरीका चुन लेते हैं वही हमारे लिए शिष्टाचार बन जाता है। फैशन और धुन। मानव सदैव ही पूर्ण स्थायित्व नहीं चाहता, वह नवीनता व भिन्नता के लिए परिवर्तन भी चाहता है। वह प्राचीन आदर्शों का अंधाधुन करता हुआ नवीनता व परिवर्तन का प्रेमी है। इस विरोधाभास की पूर्ति वह इस प्रकार के सामाजिक प्रतिमान द्वारा करता है जो यद्यपि थोड़े समय तक प्रचलन में रहते हैं, किंतु जितने समय तक चलते हैं उतने समय तक मनुष्य उनके पूरे प्रति निष्ठा दिखाता है। फैशन आचरण के उन पहलुओं तथा अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है जो प्रथा की पकड़ से अलग होते हैं। नवीनता एवं अनुरूपता नामक दो विरोधी मनोवैज्ञानिक तत्वों का सामान्य हम फैशन में देख सकते हैं। फैशन का संबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित एक समाज अथवा समूह की पसंद से है। यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और यह परिवर्तन समाज एवं संस्कृति द्वारा स्वीकृत होता है। धुन। जो बात फैशन के लिए कही गई है वह धुन के लिए भी सही है। धुन भी फैशन का ही है, परंतु ये फैशन से भी अधिक तीव्रता को व्यक्त करती है। धुन का प्रयोग फैशन की तुलना में कम लोगों द्वारा किया जाता है। जब कोई भी नई डिज़ाइन निकलती है तो पहले कुछ लोग उसे अपनाते हैं, उसे ही धुन कहते हैं, और यदि इसे अधिक लोग अपनाने लग जाएं तो फैशन का रूप धारण कर लेती हैं। इस तरह से ये हमारे विभिन्न सामाजिक प्रतिमान थे। इसी के साथ धन्यवाद।